बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी कहते थे कि तुम्हें नासिर बहुत खुश रखेगा। अच्छा कमाता है और सुलझा हुआ भी है। उसकी बातों से तो यही लगता है कि तुम पर जान निछावर करता है। फिर ये भी तो देखो कि नासिर की वालदा किस तरह से तुम्हारे वारे सदके जाती हैं। जब भी घर चक्कर लगाती हैं तुम्हें अपने पास से उठने भी नहीं देती। तुम बिलाशुबा एक खुशकिस्मत लड़की हो जो तुम्हें नासिर जैसा लड़का मिला है। मैं ये बातें सुनकर खुश हो जाया करती थी। मैंने नासिर की तस्वीर देखी थी तो दिलो जान से उस पर फिदा हो गई थी। वो दुबई में रहता था। सुनने में यही आया था कि वो दुबई में बहुत अच्छी जॉब करता है। मेरे वालिदैन इस रिश्ते से राजी थे। मैंने भी हामी भर दी और यूं मेरी शादी नासिर से हो गई थी। हम एक हफ्ता पाकिस्तान में ही रहे थे। नासिर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी खूब आवभगत की। हमने जिस कदर मुमकिन था साथ वक्त गुजारा और फिर नासिर वापस दुबई चला गया। उसकी वालदा और छोटी बहन सबीन ने मेरी दिलजोई करने की कोशिश की थी। 2 हफ्ते बाद ही मेरा वीज़ा भी आ गया और यूं हम तीनों भी दुबई चली गई थी। नासिर हमें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया था। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। नासिर ने मुझे बताया कि उसने किस तरह से गिन गिन कर दिन गुजारे थे। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी जिंदगियों को खुशियों से भर देगा, मुझे दुबई की सैर कराएगा। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की संगत में खुश थे। मैं घर के काम करने की कोशिश करती तो मेरी सास और नंद मेरा हाथ थाम कर मोहब्बत से कहती, फाखरा, अभी आपके ये दिन एंजॉय करने के हैं, आप खुद पर जिम्मेदारियां मत डालें। मैं उनकी बातें सुनकर मसरूर हो जाती थी। सबने ठीक ही तो कहा था। मैं बहुत खुशनसीब हूं जो मुझे ऐसे लोग मिले हैं। मैंने फ़कत 4 दिन में ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरे ससुराल में दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। दुबई जैसे महंगे मुल्क में भी ये लोग जिंदगी की हर लग्जरी से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। रात हुई तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, हम दोनों डिनर पर जाएंगे। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। नासिर ने मेरी तारीफ में ज़मीन और आसमान एक कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल लग रहे थे। मुझे ये ज़िंदगी बहुत हसीन लग रही थी, मगर मुझे कहाँ मालूम था ये सुख तो थोड़ा सा मज़ा है, उसके बाद आजमाइशों के पहाड़ मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैं और नासिर वापस घर आ गए। फिर हम दोनों ने शादी की मूवी देखी थी। गो के सारी रात हम एक दूसरे से बातें ही करते रहे, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते रहे। सुबह के वक्त मेरी आंख लग गई थी। दोपहर के 2 बजे के करीब मैं नींद से बेदार हुई तो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गई थी। मेरे शौहर और सास लाउंज में ही बैठे हुए थे और दोनों के चेहरे के तासुरात सख्त थे। मैं बोली, नासिर, आप कब उठे? नासिर ने मेरी जानिब घूर कर देखा था और उठकर मेरे पास आ गए। नासिर के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे सख्त खफा हूं। और फिर देखते ही देखते नासिर ने मुझे यके बाद दीगरे 3 तलाकें दे दी थी। मैं बिल्कुल शॉक थी। मुंह से कोई लफ्ज ही नहीं निकला था। मैं तो अपना कसूर भी पूछ नहीं पाई थी कि नासिर कहने लगा, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैंने शिकवा कुना निगाहों से अपनी सास की जानिब देखा था कि वो अपनी बेटी से कुछ तो कहे, उसे ऐसा कदम उठाने से बाज रखे, मगर उसने भी मुझसे नजरें फेर ली थी और मुझे इस तरह से नजरअंदाज कर दिया था जैसे मैं वजूद ही नहीं रखती। मैं शशदर सी थी, जिस्म बेहिस्सो हरकत हो चुका था। तब नासिर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया था। मैं फटी फटी निगाहों से अपने मुंह पर बंद होते दरवाजे को देखती रह गई थी। मेरे सपनों का शीश महल एक ही झटके से टूट कर गिर पड़ा था। मैं परदेश में बेयारो मददगार हो गई थी। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था जहां मैं जा सकती। मैं थर थर कांपने लगी थी। खुद को संभालने के लिए यूं ही सड़क पर चलती जा रही थी। जब मैं बहुत दूर पहुंच गई तो एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी और तब मुझे किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी थी, क्या हुआ है आपको? ये मर्द मेरे साथ इंग्लिश में मुखातिब था। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे सामने एक अरबी खड़ा था जिसके चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी। सच शुक्र कि मैं पढ़ी लिखी थी और इंग्लिश में बात करने में महारत रखती थी। मैंने उसे अपना मसला बता दिया तो वो कहने लगा, दुबई में किसी को जानती हो? यहां रहने के लिए तुम्हारे पास कोई ठिकाना है? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मैं तो यहाँ 5 दिन पहले ही आई थी। शौहर के साथ अच्छा वक्त गुजार रहा था, मगर न जाने उसे आज क्या हो गया कि उसने मुझे तलाक दे दी। वो अरबी कहने लगा, अच्छा, अगर तुम मेरे घर चलना चाहती हो
तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। घर में मेरी बीमार माँ है, तुम उसकी खिदमत करना। मैं तुम्हें सैलरी भी दे दूंगा। यूँ तुम अपने पैसों से टिकट खरीद कर वापस अपने वतन भी जा सकोगी। उस अरबी की बात सुनकर मेरे दिल को ढारस मिल गई थी। यूं लग रहा था जैसे तपते सहरा में किसी ने एक घूंट पानी का पिला दिया हो। मैंने उस अरबी से कहा कि मुझे ये ऑफर कबूल है। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गया था। उसका घर बहुत खूबसूरत था। घर में पड़ी एक एक चीज से ये जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ही अमीर शख्स है। मैंने उससे कहा कि आपकी वालदा कहाँ है। उसके चेहरे पर उदासी दर आई थी। उसने मुझे सोफे पर बैठ जाने को कहा था और बोला, दरअसल मेरी अम्मी एक हफ्ते से अस्पताल में दाखिल है। कल उन्हें छुट्टी मिल जाएगी तो वो घर वापस आ जाएंगी। मैंने अम्मी की हालत के पेश नज़र अस्पताल से ही नर्स लेने का इरादा किया था, मगर नर्स अफोर्ड करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें इस वक्त पैसे और ठिकाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया हूँ। मैंने वैसे भी सुन रखा है कि पाकिस्तानी लड़कियां घर के कामों में ताक होती हैं। उस अरबी की बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मैं बोली, मैं इस घर में आपके साथ नहीं रह सकती। वो अरबी कहने लगा, तुम इस बात की फिक्र न करो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। दरअसल मेरे बहुत से काम पेंडिंग हैं। मैं अपनी वालदा के आने से पहले पहले सब कुछ निपटा लेना चाहता हूँ। आज मैं सारा दिन मसरूफ रहूँगा, घर का चक्कर नहीं लगा पाऊंगा। किचन में दुनिया जहाँ की हर शय पड़ी है, कुछ खाना हो तो पका कर खा लेना। मैंने सर हिला दिया तो वो अरबी घर से निकल गया था। मुझे अभी तक इस बात की परेशानी थी कि क्या मैंने इस तरह अजनबी शख्स के घर रुककर ठीक किया या गलत। मैं भी क्या करती, मेरी मजबूरी थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और हल भी तो नहीं था। मैं दिले दिल में दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह, मुझे किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने से बचा लेना। मुझ पर तो पहले ही गम के पहाड़ टूट पड़े। सारी रात यूं ही दुआएं करते हुए गुजर गई थी। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि वो अरबी दोबारा घर नहीं आया था। अगले दिन सुबह ही लौट कर आया था। उसके साथ व्हीलचेयर पर उसकी वालदा भी थी। उस अरबी की वालदा ने मुझे देखते ही चेहरे पर कपड़ा डाल लिया था। मेरे देखने से पहले शायद उनका चेहरा ओरियां था। न जाने उन्होंने मुझसे क्यों पर्दा किया था, या फिर वो हमेशा से ही पर्दा करती थी। इस बात ने मुझे कुछ परेशान कर दिया था। खैर, मैंने खुद को तसल्ली दी कि वो बीमार खातून है, शायद इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि अरबी की बात सच साबित हो गई थी। उसकी वालदा सच में बीमार थी। उस अरबी ने मेरे साथ किसी किस्म का कोई धोखा नहीं किया था। अरबी अपनी अम्मी को कमरे में छोड़कर आया और मेरे पास आकर कहने लगा, मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। मैं छोटा सा था जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। तब से अम्मी ने मेरे बाप का भी किरदार अदा किया और माँ का भी। मैं उस मुश्किल वक्त में उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। मैं उनका साथ दूंगा। तुम ये ना समझो कि मैंने अपनी अम्मी की सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल दी है। दरअसल तुम्हें सिर्फ चंद घंटे ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक उनका ख्याल रखोगी। उसके बाद मैं घर आ जाया करूंगा और सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। उस अरबी की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने अरबी की वालदा का ख्याल रखना शुरू कर दिया था और मुझे इस काम में बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी फ़कत इतनी सी होती थी कि मैंने खाना ले जाकर कमरे में रख देना होता था। चूंकि वो मुझसे पर्दा करती थी, इसीलिए मेरे हाथ से खाना भी नहीं खा सकती थी। वो मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया करती थी और आधे घंटे बाद मैं खुद ही दरवाजे को दस्तक देकर बर्तन उठाकर ले जाती थी। मैं उनको दवाइयाँ भी ऐसे ही दिया करती थी। मालकिन की जिम्मेदारी तो मुझ पर ज़्यादा नहीं थी, बस घर के कामों में ही सारा दिन मसरूफ़ रहती थी। सफाइयाँ वगैरह भी मेरे ज़िम्मे थीं और खाना बनाना भी। मैं खुद को ज़हनी तौर पर भी मसरूफ़ रखने की कोशिश किया करती थी, मगर मेरे लिए यह नामुमकिन था। रह रहकर मुझे अपने घर की बहुत याद सताती थी। मैं किचन में काम करते हुए रोती चली जाती थी। मुझे मेरे वालिदैन बहुत याद आते थे। मैं अम्मी की गोद में सर रख कर रोना चाहती थी। उनसे ये सब कहना चाहती थी कि मुझे मेरे शौहर ने छोड़ दिया है, वो भी वजह बताए बगैर। उसने मुझ पर ज़रा तरस नहीं खाया और मुझे परदेश में बेघर कर दिया था। मेरे पास रहने को कोई ठिकाना भी नहीं था। ऐसे वक्त में सरबी ने मुझे सहारा दिया। अगर ये भी मुझे ना मिलता तो मेरा क्या होता। न जाने मैं कैसे लोगों के हाथ लग जाती। मुझे इल्म नहीं था कि कब मेरी जिंदगी में वो दिन आना था जब मैं अपने वालिदैन से मिल पाती। तब तक तो मुझे इंतजार के कठिन मरहले से गुजरना था।
मैं अपने वालिदैन को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहती थी, मगर मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। अगर मेरी अम्मी को पता चल जाता कि मैं इस वक्त किस तरह दुबई में फंसी हुई हूं, तो उनकी रातों की नींद तक उड़ जाती। मैंने उनसे कोई राब्ता नहीं किया था। एक दिन दिल बहुत उदास था, तो सोचा कि अपनी सहेली निम्रा से राब्ता करती हूँ, उससे कहती हूँ हाले दिल। मैंने घर में बड़ा फ़ोन उठाया तो पता चला कि वो तो काम ही नहीं करता। मैं बहुत उदास हो गई थी और तब मेरे जहन में चौकीदार का ख्याल आया था। मैंने सोचा कि उसके मोबाइल से घर राब्ता कर लेती हूँ। मैं चौकीदार के पास गई और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी बात समझाने के काबिल हुई थी कि मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए, मैं अपने घर में राब्ता करना चाहती हूँ। उस चौकीदार ने साफ साफ इनकार कर दिया था और कहा कि मेरे मोबाइल में पैसे नहीं हैं। मुझे मायूसी तो हुई थी, मगर मैं आज हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। आज मैं किसी अपने मेहरबान से बात करके दिल पर जमे गुबार को हल्का कर लेना चाहती थी। मैंने चौकीदार से कहा कि तुम मुझे किसी पीसीओ का पता ही बता दो, मैं खुद ही बाहर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो चौकीदार हंस दिया और बोला, यह नामुमकिन है। मालिक ने सख्ती से मना किया है कि मैं आपको घर से जाने ना दूं। आप ना तो किसी को कॉल कर सकती हैं और ना ही बाहर जा सकती हैं। ये बात सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया था। क्या उस अरबी ने मुझे अपने घर में नजरबंद कर लिया था? मैं तो ये सब सोचकर ही थर थर कांपने लगी थी। क्या अपने घर वापस जाना फकत मेरा एक ख्वाब था? क्या मैं यहां परदेश में ही मर जाऊंगी? अब मुझे उस अरबी का बेसब्री से इंतजार था। मैं उससे दो टोक बात करना चाहती थी। शाम में जब वो अरबी आया तो मैं कदर गुस्से से बोली कि मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूं, फकत एक मुलाजमा हूं जो अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने का हक रखती है, फोन पर अपने घर वालों से राब्ता कर सकती है। तुमने क्या सोचकर मुझ पर इस कदर पाबंदियां लगाई हैं? मुझे तो इस मुतालिक कुछ इल्म ही नहीं था। आज तुम्हारे चौकीदार से इल्म हुआ कि तुमने तो मुझे अपने घर में नजरबंद किया हुआ है। मेरी बात सुनकर उस अरबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बोला, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही किया है। तुम दुबई में बिल्कुल अनजान हो। तुम्हें इल्म नहीं है कि यहाँ कैसे कैसे इंसान नुमा भेड़िए फिर रहे होते हैं। तुम अगर गलत हाथों में चली गई तो उम्र भर तुम्हारा सुराग नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि एक परदेसी मेरे वतन में ये सब कुछ बर्दाश्त करे। इसीलिए मैंने चौकीदार से कह दिया था कि तुम्हें कहीं भी आने जाने ना दे। रही बात फोन की, तो तुम अपने वालिदैन से राब्ता करके क्या कहोगी कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है, या मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं है और अब मैं एक अरबी के घर में मुलाजमत कर रही हूं ताकि वतन वापसी के लिए कुछ पैसे जमा कर सकूं। तुम अपने वालिदैन को अजियत देना चाहती हो क्या? मैं जब अपनी मां का दुख समझ सकता हूं तो किसी और के वालिदैन का क्यों नहीं? क्या ही अच्छा हो कि तुम एक महीने की तनख्वाह लेकर अपने मुल्क वापस चली जाओ। वहां जाकर फिर अपने हालात घर वालों से कह लेना। मुझे अरबी की बातें अच्छी लगी थी। मैंने मुस्कुराकर उससे माजरत की थी और बोली, माफ करना, तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई। दरअसल मुझे अपने ही शौहर से इस तरह का दुख मिला है कि मैं अब किसी पर भरोसा करने के काबिल ही नहीं रही हूं। अरबी कुछ भी कहे बिना चला गया था। मुझे यहां काम करते हुए भी चंद दिन ही हुए थे। अब भी बहुत कठिन वक्त मुझे यहां गुजारना था। मेरी दिली ख्वाहिश यही थी कि इस मेहरबान अरबी की वालदा जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। जो दूसरों का इस कदर एहसास करता हो, अल्लाह उसे अपनों की आजमाइश से बचा ले। मेरी इस घर में रूटीन बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुई थी। मैं सारे घर के काम करती और फिर अरबी की वालदा के कमरे में दस्तक देकर दाखिल हो जाती थी। मैं उनके पास खाना वगैरह रखकर बाहर निकल जाती। आज जब मैं खाने के बर्तन उठाने गई तो मुझे ट्रे में एक कागज़ पड़ा हुआ नजर आया था। मैं उसको उठाने लगी तो अरबी की वालदा ने जल्दी से हुनकारा भरा था और मुझे कमरे से बाहर निकल जाने का इशारा किया था। मैंने जल्दी से उनके हुक्म की तामील की थी। मैंने किचन में आकर बर्तन रख दिए और कागज़ उठाया। यह देखकर तो जान ही निकल गई थी कि उस कागज़ पर उर्दू लिखी हुई थी, तुम यहां क्या कर रही हो? जिस कदर मुमकिन हो सके मेरे घर से निकल जाओ। मैं तो गुमसुम सी हाथ में कागज़ पकड़कर खड़ी की खड़ी रही थी। क्या अरबी की वालदा पाकिस्तान से थी? अगर ऐसा नहीं था तो फिर वो उर्दू कैसे लिखना जानती थी? चलो, मैंने मान लिया कि उनको उर्दू आती भी थी, तो फिर वो मुझसे इस कदर नफरत क्यों कर रही थी? मैंने तो यहां आकर उनका घर संभाल लिया था। उनका भी मुमकिन हद तक ख्याल रखने की कोशिश किया करती थी। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि क्या वो उर्दू जानती हैं,
इसीलिए मैं उनके कमरे में चली गई। मैंने जैसे ही कलाम करने की कोशिश की तो वो मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगी थी। उसने मुझे जाने का इशारा कर दिया था और मैं एक बार फिर से कमरे से बाहर आ गई थी। जाने क्या माजरा था, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं अजीब दोहराए पर खड़ी थी। 4 बजे मैं अपने क्वार्टर में आ गई थी। उस अरबी ने मुझे अपने लग्जरी घर के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में एक कमरा रहने को दिया हुआ था। सुबह से शाम 4 बजे तक तो मेरा वक्त बहुत ही अच्छा गुजरता था, मगर उससे आगे 1 मिनट में गिन गिन कर गुजारा करती थी। वक्त तो थम सही जाता था। मुझे पाकिस्तान की याद आने लगती थी। अपनों का ख्याल बेचैन रखता था कि न जाने मेरे पीछे क्या कुछ हो गया था। पाकिस्तान में सब कैसे थे। मेरी अम्मी ने न जाने कितनी बार मेरे ससुराल में फ़ोन किया होगा, मेरी खैरियत मालूम की होगी। पता नहीं उन्होंने आगे से अम्मी को क्या क्या दिया होगा। उन्हें क्या बताया होगा कि उनकी बेटी फाखरा कहाँ चली गई है, वो फ़ोन पर बात क्यों नहीं करती। मैं यही सब सोच रही थी जब मेरे कमरे पर दस्तक हुई थी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो सामने वही अरबी खड़ा था। कहने लगा, मैं माजरत चाहता हूं, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। उस अरबी ने सारा नाम कहकर किसी को पुकारा था और तभी मेरे सामने एक पक्की सी उम्र की अरबी औरत आ गई थी। ये बिलाशुबा बहुत ही हसीन थी। अरबी मर्द कहने लगा, मैंने अम्मी की देखभाल के लिए इन्हें काम पर रख लिया है। तुम बस मेरे घर को देखोगी, सफाई सुथराई तुम्हारे जिम्मे है। मैंने सर हिला दिया तो अरबी कहने लगा, अब तुम्हारी ड्यूटी टाइमिंग भी ज्यादा हो जाएगी। हो सकता है तुम्हें रात के वक्त मेरी वालदा के साथ ही सोना पड़े। मैंने इस पर भी कोई एतराज नहीं किया था। वो अरबी चला गया था। अगले दिन मैं काम पर गई तो सारा ने मुझे मालकिन के कमरे में भी जाने नहीं दिया था। मैंने उसे इशारों से समझाया था कि मैं तो फकत मालकिन की तबीयत के मुतालिक जानना चाहती हूँ। सारा ने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगी कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। रात के वक्त जब सोने का टाइम हो गया तो सारा ने खुद ही मुझे मालकिन के कमरे में जाने को कह दिया था। मैं वहां गई तो फर्श पर ही 2 बिस्तर लगे हुए थे, जबकि मालकिन अपनी जहाजी साइज बेड पर लेटी हुई थी। सारा ने मुझे इशारे से समझाया कि हम दोनों मालकिन के साथ ही सोया करेंगी। रात के वक्त इनकी हालत बिगड़ जाती है और मुझसे इन्हें तन्हा संभाला नहीं जाता। मैंने दिल में शुक्र किया था कि मेरी जान सर्वेंट क्वार्टर वाले कमरे से छूट गई थी, क्योंकि वहां मुझे तन्हाई का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। रात काटना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाती थी। पहली रात तो मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी। कई रातों से बेख्वाबी का शिकार थी, इसीलिए जल्दी नींद आ गई थी। सुबह सोकर उठी तो सारा कहने लगी कि गुस्ल कर लो। मैं हैरान हुई थी। वजह पूछी तो कहने लगी कि हम मालकिन के कमरे में सोई थी, न जाने यहाँ कितने जरासीम होंगे, इसलिए लाजमी गुस्ल कर लो। मैंने सारा की बात मानकर गुस्ल कर लिया था और फिर घर के कामों में मशगूल हो चुकी थी। मेरे लिए ये बात काफ़ी हैरानकुन थी कि सारा तो मालकिन के कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं आती थी, जबकि मुझे तो वो एक पल के लिए भी अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करती थी। मैं मालकिन से बात करना चाहती थी, उनसे इस्तफसार करना चाहती थी कि आखिर उन्हें उर्दू कैसे आती है और फिर वो मुझसे इस कदर नफरत क्यों करती है कि मुझे अपने घर से निकाल देना चाहती है। ये अभी तक एक राज ही था। मुझे तो लगता था कि मेरा महीना यूं ही ख़त्म हो जाएगा और मैं अरबी मालिक से पैसे लेकर वतन वापस आ जाऊंगी, मगर नकाबपोश मालकिन का राज मालूम नहीं कर पाऊंगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा तजस्सुस भी बढ़ता चला जा रहा था और फिर एक शब मैं अपने तजस्सुस के हाथों इस कदर बेचैन हो गई कि मेरी आंखों से नींद ही उड़ गई थी। मैं करवटें बदलती रही थी, मगर नींद की देवी मुझ पर मेहरबान नहीं हो रही थी। मैंने सारा की जानिब देखा तो वो बड़े मज़े से खराटे ले रही थी। तब मैं एकदम से उठ बैठी थी। मैंने सोचा कि चलो और कुछ नहीं तो मालकिन का चेहरा ही देख लेती हूँ। मैं दबे पांव से चलती हुई मालकिन के सिरहाने जाकर खड़ी हुई थी। मैंने उनके चेहरे से कपड़ा हटा दिया था और फिर तो जैसे जमीन और आसमान की गर्दिश रुक गई थी। ये मेरे लिए कोई अजनबी चेहरा नहीं था, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मालकिन भी नींद से बेदार हो चुकी थी और कमरे में हल्की मध्यम सी रोशनी थी। हम दोनों की नजरें मिली थी।
मैं सवाल करना चाहती थी, मगर मालकिन ने मुझे रोक दिया और जाने का इशारा कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी। अब मामला पहले से ज्यादा उलझ गया था। ये यहां कैसे पहुंची थी? ये तो मेरी नंद कुलसूम थी। इसका भला एक अरबी के घर में क्या काम था? जहां तक मुझे मालूम है, मेरी नंद कंवारी थी। वो इतने दिनों से अपने घर से गायब थी, तो क्या उसके घर वालों को कोई परेशानी नहीं थी? फिर यह भी अजीब बात थी कि मुझसे अरबी मालिक ने झूठ क्यों बोला था। उसने मेरी नंद के बारे में यह क्यों कहा था कि वो उसकी वालदा है? यकीनन कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मुझे इस बात का 100% यकीन हो चुका था कि मेरी नंद इस वक्त किसी परेशानी में मुब्तला है, उसको खतरा है। और अब सोचने की बात यह थी कि क्या मुझे उस शख्स की बहन की फिक्र करने की जरूरत थी या नहीं, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई थी, जिसने मुझे तलाक देने से कबल मेरी खता तक नहीं बताई थी। वो औरत जो मुझे पाकिस्तान से तो बड़े मान के साथ लाई थी, मगर जब तलाक दे रहा था तो उसने उफ तक न किया था। दिल तो चाहता था कि अपनी जान बचाकर भाग जाती, मगर यह इंसानियत का सबसे निचला दर्जा होता। मेरे साथ बुरा तो मेरे शौहर ने किया था, उसकी सजा भला मैं अपनी नंद को कैसे दे सकती थी? मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी नंद के साथ राब्ता खत के जरिए करना है। मैंने सर्वेंट क्वार्टर में जाकर खत लिखा और उससे पूछा कि मुझे बताओ, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें किसी किस्म की कोई मदद चाहिए क्या? अब मसला यह खत उस तक पहुंचाने का था, और उसका हल मैंने यही निकाला था कि सारा को बहाने से किचन में बुलाकर मैं खुद बाहर निकल गई थी। मैंने इस चीज का फायदा उठाया और उसके पास वो खत छोड़ आई थी। शाम के वक्त मैंने फिर से बहाना बनाया और सारा से कहा कि मालकिन के कमरे से बर्तन उठाने जा रही हूं। उसने मुझे देखा तो एक कागज बर्तनों की ट्रे में रख दिया था। बर्तन मैंने किचन में रख दिए और खुद बाथरूम में जाकर उसका खत पढ़ा था। उसने लिखा था, मुझे मदद की जरूरत है भाभी, आप पुलिस को इत्तला करें हर हाल में। नीचे ही उसने दुबई पुलिस का नंबर भी लिखा हुआ था। मैं अब शशोपंज में मुब्तला थी कि किस तरह से फोन करूं पुलिस को, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। उसी वक्त मेरी नजर सारा पर पड़ी थी। वो अपने मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो औरत जो अरबी ने मेरे पहरे के लिए रखी थी, वही अनजाने में मेरे काम आ रही थी। जैसे ही सारा उसके कमरे में गई, मैंने उसका मोबाइल उठाया और बाथरूम में जाकर पुलिस को सारे हालात से आगाह कर दिया था। पुलिस ने मुझे चंद तदाबीर बताई थी और कहा था कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में अरबी भी घर आ गया था। मैं भागती हुई उनके पास आई और बोली कि हमारे गेस्ट रूम में सांप आ गया है। अरबी बहुत घबरा गया था। वो और सारा जल्दी से गेस्ट रूम में चले गए। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, मैंने उन्हें बाहर से लॉक कर दिया था। ऐसा करने को मुझे पुलिस ने बोला था ताकि वो अरबी हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। अरबी गुस्से से गुर्रा रहा था। वो दरवाजे को इस तरह से पीट रहा था कि मुझे तो ये लग रहा था कि वो अभी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाएगा। खैर, इतनी देर में पुलिस आ गई थी। चौकीदार को तो उन्होंने पहले ही हथकड़ी लगा दी थी। फिर अरबी और सारा को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुझे और उसे बयान देने के लिए साथ ले गए थे। वहां जाकर पता चला कि ये अरबी और वो आपस में मोहब्बत करते थे। ये उसका रिश्ता लेकर घर आया, मगर भाई ने इनकार कर दिया। फिर भाई की शादी हो गई और वो अपनी बीवी को घर ले आए। भाई हर वक्त अपनी बीवी में ही मसरूफ रहते थे। इसीलिए मुझे लगा कि अपनी मोहब्बत को पाने का इससे अच्छा मौका फिर मुझे कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं घर से भाग गई थी। इस अरबी ने पहले मुझे एक दिन अपने दोस्त के घर रखा और फिर अपने घर ले गया और ये कहा कि तुम्हें बीमार होने का नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो मोहल्लेदार पुलिस को बुलवा लेंगे। मैंने एक काम वाली का भी इंतजाम कर लिया है, तुम उसके सामने चंद रोज बुढ़िया बनने का नाटक कर लेना। अरबी ने मुझे मुलाजमा के सामने चेहरा ढकने की हिदायत की थी, और ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि मुलाजमा के रूप में कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी सामने खड़ी थी। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी को पता चले कि मैं यहां हूं और वो मुझे अपने साथ घर ले जाए, क्योंकि मैं तो अब भी अरबी से मोहब्बत करती थी। मगर एक दिन जब वो फोन पर किसी के साथ बात कर रहा था तो मैंने सुन लिया। उसने तो मेरा और भाभी का सौदा तय कर दिया था और वो हमें फरोख्त कर देना चाहता था। मैं तो वहां फंसी हुई थी, इसीलिए भाभी को वहां से भगा देना चाहती थी। पुलिस ने उसकी वालदा और भाई को थाने पर बुला लिया था।
मेरी साबका सास कहने लगी, मुझे माफ कर देना बेटी, तुम्हारी तलाक मेरी वजह से हुई है। जब मेरी बेटी घर से भाग गई तो मैंने तुम्हारे शौहर से कह दिया कि तुम्हारी बीवी इस सब में मुलविस थी। इसी ने तुम्हारी बहन को घर से भगा दिया है। इसी गुस्से में इसने तुम्हें तलाक दे दी और मुझे आज मालूम हुआ कि तुमने ही मेरी बेटी को बचाया है। तुम मुझे माफ कर दो। मेरी सास ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। माफ करना इतना आसान तो नहीं था ना। पुलिस ने छापे मारकर अरबी के गिरोह को पकड़ लिया था और मुझे वतन भिजवा दिया गया था। मेरी लुटी पिटी हालत देखकर मेरे वालिदैन बहुत अफसरदा हैं, मगर मेरे पास उनको देने के लिए तसल्ली का एक हुर्फ भी नहीं है। किसी के गुनाह की सजा मुझे मिल गई थी। आगे दुनिया अंधेर नजर आती है। मेरे लिए दुआ करें कि मुझे रोशनी की कोई उम्मीद नजर आ जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।